साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड पीसीएस जिसका एग्जाम 3 अप्रैल को होने वाला है, जिन अभ्यर्थियों ने भी इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया है वे सभी अभी तक जितने भी टेस्ट सीरीज कराए गए हैं, चाहे वे कंबाइंड हो या सब्जेक्टिव, उन सभी का रिवीजन करते रहिए। अभी भी रिवीजन के लिए आप लोगों के पास पर्याप्त समय है। तो चलिए आज के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के धन के निष्कासन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिया है एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या दादा भाई नौरोजी। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत, जो कि दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में किया गया था, उसी में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी। आगे देखेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें धन के निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया गया था। धन के निष्कासन के सिद्धांत की परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन, संपत्ति एवं माल का इंग्लैंड में स्थानांतरण था। इसके बदले में भारत को इसके समतुल्य कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या प्रतिलाभ नहीं होता था। इस दौरान आयात की तुलना में अधिक निर्यात होता था। दादा भाई नौरोजी ने धन के निकास को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी है और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण बताया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि धन के निष्कासन के सिद्धांत को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा किसने दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो यदि मानव शाकाहारी है तो उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा, और यदि मांसाहारी है तो उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाएगा। तो मानव खाद्य श्रृंखला की किस श्रेणी में आएगा? तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे। ऑप्शन दिया है विदक भागम, हिरण्य, उद्रंग या उपरिनिका। विदक भागम को उदक भाग भी कहते हैं और प्राचीन भारत में यह एक सिंचाई कर था। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। उद्रंग जो कि गुप्त काल में भूमि कर था। उपरिनिका भी प्राचीन काल में एक प्रकार का भूमि कर था, जिसे भूमि पर अस्थायी तथा अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 मई 1997 को बांदा जनपद को काटकर छत्रपति साहूजी महाराज नगर के नाम से नए जिले का सृजन किया गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में उस जिले का क्या नाम है। ऑप्शन दिया है चित्रकूट, हमीरपुर, फतेहपुर और महोबा। तो चित्रकूट जिले को छत्रपति साहूजी महाराज नगर के नाम से जाना जाता था और इसे चित्रकूट नाम कब दिया गया? तो 4 सितंबर 1998 को। अगला प्रश्न देखेंगे, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय है। ऑप्शन दिया है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिम भारत के शक क्षत्रपों पर विजय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, या गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की राजकुमारी की प्रेम गाथा। तो मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा का वर्णन है। आगे देखेंगे, शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम नामक रचना में गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है। यथा इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे, जो कि उन्हें पहले महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार नहीं था, उन्हें अब महाकाव्यों एवं पुराणों के श्रवण का अधिकार मिल गया था। वस्तुतः इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवाह एवं एक गणिका की पुत्री वसंत सेना की प्रेम गाथा को शब्दों का रूप दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। ऑप्शन देख लीजिए,
तो पारिस्थितिकी तंत्र में घास क्या है? उत्पादक है। टिड्डा क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। मेंढक क्या है? तो द्वितीयक उपभोक्ता है। और सर्प क्या है? तो तृतीयक उपभोक्ता है। यानी कि घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक को सर्प खाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है? घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्टेटमेंट दिया है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने लिखा? ऑप्शन दिया है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। तो यह कथन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1901 ईस्वी में कहा गया था। आगे देखेंगे। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता कौन थे? लॉर्ड कर्जन। उपर्युक्त कथन 1900 ईस्वी में, सॉरी मैंने 1901 ईस्वी बता दिया आपको, लॉर्ड कर्जन द्वारा कहा गया था। 1930 में मद्रास गवर्नर को लॉर्ड कर्जन ने क्या लिखा था? लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है वो पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, कर्जन का ही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। ऑप्शन दिया है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य को माना जाता है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के संस्थापक थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे। और निम्बार्क जो थे, निम्बार्क द्वैताद्वैत के संस्थापक थे। द्वैताद्वैत के संस्थापक कौन थे? तो निम्बार्क थे। आगे देखेंगे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी, जिसमें उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र और भगवत गीता शामिल है, पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्राह्मण सूत्र पर उनका भाष्य ब्राह्मण सूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन दिया है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, या विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो जैव विविधता का अर्थ है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। आगे देखेंगे। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणियों, पौधों एवं जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? ऑप्शन दिया है बलबन, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वह नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उसके एक वफादार मित्र जिसका नाम उलाउल मुल्क था, उसकी सलाह पर उसने अपना यह विचार त्याग दिया था। और उलाउल मुल्क अलाउद्दीन खिलजी का कोतवाल भी था, जो कि उलेमा वर्ग से था। आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी अभिलाषा रखता था, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना यह विचार त्याग दिया। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, और दूसरा दिया है शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ। तीसरा दिया है गुप्त काल 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। ऑप्शन दिया है 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या उपर्युक्त सभी सही है। तो विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? विक्रम संवत की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा किया गया था और इसे 57 ईसा पूर्व में शकों का दमन करने के बाद स्थापित किया गया था। और शकों का दमन करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि थी जो कि
शाकाहारी है। शक संवत की स्थापना सन 78 में हुई थी, जिसकी स्थापना कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था। और शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग भी माना गया है। गुप्त काल, जिसकी स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। तो ये तीनों विकल्प सत्य हैं, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है जीवजात, पारिस्थितिकी पदछाप, जीवोम या निकेत। तो इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी पदछाप। आगे देखेंगे। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का भी मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मौखरी शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन दिया है थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौखरी शासक जो कि गुप्तों के सामंत थे, इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी और ये मूलतः गया के निवासी थे। आगे देखेंगे। मौखरी गुप्तों के सामंत थे जो मूलतः गया के निवासी थे। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। इस वंश में प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? तो हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा एवं ग्रहवर्मा थे। अगला प्रश्न देखेंगे। किस सुल्तान के बारे में कहा गया है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? ऑप्शन दिया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। आगे देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर या खराज के रूप में निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन के 2 नवीन कर जो कि मकान कर और चराई कर इसने ही लगाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भी 50% भू राजस्व वसूल करने का वर्णन मिलता है, लेकिन इसका केवल वर्णन मिलता है, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया है सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन और कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। आगे देखेंगे। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया है, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या बढ़ सकती है या घट सकती है? तो इसका सही उत्तर है घट सकती है। कैसे? नीचे देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान परिवर्तन करती है, तब उसका कुछ ह्रास यानी कि कमी होता है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।